हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले जो वीडियो रिकॉर्डेड है उनके बाद आज हमारा जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य की प्रविधियाँ और हिंदी साहित्य का कालक्रम और नामकरण, इन दोनों के ऊपर आज हमारी बात होगी। उससे पहले हिंदी जो साहित्य है, साहित्य लेखन की परंपरा है जो शुरू हुई है, उस लेखन की परंपरा को हम लिखेंगे यहाँ पे कि कौन सी जो मुख्य प्रविधियाँ। आज हम हमारा ये जो वीडियो है ये हम बीए सेकेंड ईयर फाइनल और जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे साथी और प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक वरदान साबित होगा। साथियों, जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तकों का अध्ययन कर, समग्र अध्ययन करके एक अच्छा जो खाका तैयार किया है वो आप पूरा पढ़ने के बाद उन नोट्सों को बनाना और वो नोट्स आप अपने पास रखें हमेशा और फिर उनको बार बार रिवाइज करें। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो साथियों, शुरू करते हम हिंदी साहित्य शब्द से। हिंदी साहित्य जो है वो सबसे पहले हिंदी साहित्य की शुरुआत हिंदी शब्द से हुई। तो हिंदी जो है, तो हिंदी हमारी यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि हिंदी जो है, तो ये हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द ये भी शुद्ध है। हालांकि अधिकांश विद्वान है वो हिंदी इस शब्द को मानते हैं। साथियों, ये हिंदी शब्द है, ये शब्द खुद हिंदी है, ये फारसी भाषा का शब्द है। साथियों, ये फारसी या ईरानी या पारसी ये शब्द इसी भाषा का है। अब हिंदी साहित्य, जो साहित्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं मनुष्य की, जनता की जो संचित चित्तवृत्तियाँ उनसे संबंधित है। तो ऐसी बातें हैं जो हिंदी साहित्य में हम आज अध्ययन करेंगे। साथियों, सबसे पहले हिंदी साहित्य, तो साहित्य जो बना, साहित्य लिखा गया, उससे पहले कई पद्धतियाँ चलती थी। तो हम ये साबित करेंगे, ये लिख के बताएंगे आपको कि साहित्य इतिहास लेखन की कौन कौन सी प्रविधियाँ। तो इस हिंदी शब्द है, ये विशेष आप याद रखना, ये हिंदी शब्द है, ये पारसी या फारसी, ये अधिकांश ईरानी भी कहते हैं, ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ये मुख्यतः बात आपको याद रखनी, ये हिंदी शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये भाषा किसका है। तो ये हिंदी शब्द के बाद हम चलते हैं हिंदी साहित्य लेखन की प्रविधियाँ। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा जो शुरू हुई, उस सबसे पहले कई लेखक आए, कवि आए, उन कवियों ने अपनी भाषा में परिचय दिया है। उनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले विद्वान आए उन्होंने कौन सी प्रणाली में लिखा, किस क्रम में लिखा। कईयों ने वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई, किसी ने कालानुक्रम पद्धति अपनाई, किसी ने विधेयवादी पद्धति अपनाई और किसी ने वैज्ञानिक पद्धति भी अपनाई। तो ये मुख्यतः साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधियाँ हैं। तो सबसे पहले जो साहित्य इतिहास शुरू होता है, वो शुरू होने का जो क्रम है वो किस प्रकार है, कई कवियों ने किस प्रकार लिखा है, कईयों ने किस प्रकार, तो हम सब उनका समग्र अध्ययन करेंगे। साथियों, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो बनता है हिंदी साहित्य पढ़ने से पूर्व, पीठिका कह सकते हो आप, तो साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधियाँ। तो साथियों, ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम लिखते हैं साहित्य इतिहास लेखन की साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधियाँ। तो यहाँ देखें साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधियाँ, साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधियाँ। साहित्य इतिहास
लेखन की प्रविधियाँ, कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं, तो ये अपन को यहाँ याद रखनी है कि कौन कौन सी साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधियाँ हैं। मुख्यतः साहित्य इतिहास लेखन की 4 प्रविधियाँ हैं, उन चारों का हम अध्ययन करेंगे एक एक। कभी कभार ऐसे एक सीधा प्रश्न उठता है कि कौन सी किस कवि ने कौन सी प्रविधि में लिखा है, तो उसमें से सबसे पहले जो मुख्यतः इसकी मुख्यतः 4 कितनी है, 4, ये ध्यान रखना है आपको। मुख्यतः 4 प्रविधियां हैं, प्रविधियां हैं, मुख्यतः 4 प्रविधियां हैं। उनमें से अब देखो ये 4 प्रविधियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहली जो प्रविधि है ये आपको ध्यान होनी चाहिए। पहली है वर्णानुक्रम, याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम पद्धति, और हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि वर्णानुक्रम पद्धति में कौन से ग्रंथ लिखे गए। और उसके बाद दूसरी जो है वो है कालानुक्रम। ये साथियों ध्यान रखना, दूसरी जो है ये एक बार पूछा गया है, कालानुक्रम पद्धति। आप साथ साथ ये भी नोट करते रहें कि कौन कौन सी प्रविधियां हैं। पहली वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी कालानुक्रम पद्धति, और तीसरी है विधेयवादी। ये विधेयवादी ये आपके एक बार फर्स्ट ग्रेड में सीधा प्रश्न पूछा गया था। विधेयवादी पद्धति में लिखा गया कौन सा ग्रंथ है, विधेयवादी पद्धति। और चौथी जो है ये हमारी कौन सी है, ये हमारी एक वैज्ञानिक पद्धति है। चौथी जो है ये हमारी कौन सी है, वैज्ञानिक पद्धति है। ये चारों पद्धतियों को आप सर्वप्रथम लिखेंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति में किसने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई, किसने विधेयवादी अपनाई, किसने कालानुक्रम पद्धति अपनाई, किसी ने वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई। तो साथियों सबसे पहली बात जो आती है ये हमारी वर्णानुक्रम पद्धति की आती है। तो वर्णानुक्रम पद्धति है, इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना है कि वर्णानुक्रम पद्धति है और कालानुक्रम पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें किसने लिखा है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो हमारे आती है वर्णानुक्रम पद्धति। यहाँ पर आप नोट बना के लिखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति नंबर 1 पे, वर्णानुक्रम पद्धति। ये ध्यान रखना है। अब इसके बारे में हम लिखेंगे कि वर्णानुक्रम पद्धति में कौन कौन से। देखो साथियों ये एक बात आप याद रखना कि वर्णानुक्रम जो पद्धति है इसमें किस प्रकार से कवियों ने लिखा है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो कवि लेखन कर रहे थे उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या है कि वर्णों का अनुक्रम देखा। पहले पहला वर्ण रखा, दूसरा वर्ण रखा, तीसरा वर्ण, इस प्रकार कवि के वर्ण के अनुसार उन्होंने एक पूरा इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये लिखाना चाहूँगा कि वर्णानुक्रम पद्धति में वर्णों का अनुक्रम है, में वर्णों का अनुक्रम रखकर इतिहास लिखा गया, अनुक्रम रखकर इतिहास लिखा गया, रखकर इतिहास लिखा गया। अब ध्यान रखना है कि वर्णानुक्रम पद्धति में वर्णों का अनुक्रम रखकर जो इतिहास लिखा गया है, तो आपको विशेष ये ध्यान रखना कि कौन सा इतिहास लिखा गया। सबसे पहला जो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया इतिहास है वो है गारसा द तासी का। साथियों आप सबको विदित होगा कि गारसा द तासी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए ए हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ कई बार पूछा गया है। साथियों इसमें क्या है कि जो वर्णानुक्रम पद्धति का जो ये ग्रंथ है इसमें क्या है कि गारसा द तासी ने पूरे वर्ण के अनुसार उन कवियों को रखा है। तो इस
ग्रंथ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, और ये वर्ण क्रम में लिखा गया है। और उसके बाद एक और ग्रंथ है जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, महाव्रत संग्रह भी बोलते हैं इसे, शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, शिव सिंह सरोज। तो ये भी ग्रंथ है, ये साहित्य इतिहास में जो वर्णों का अनुक्रम है उसके आधार पर लिखा गया। तो आपको ये दोनों पॉइंट नोट करने हैं। इसमें क्या लिखना है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वर्णानुक्रम पद्धति में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, पहला लिखना है कि ईश्वर द ला लिटरेचर एंड ग्रंथ है, ये गारसा द तासी ने लिखा है। तो सबसे पहले ये आपको लिखना है वर्णानुक्रम पद्धति में गारसा द तासी, गारसा द तासी ये एक वैज्ञानिक थे, सॉरी ये कवि थे। तो गारसा द तासी है, गारसा द तासी ने लिखा था कौन सा, ईश्वर द ला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी, ये बड़ा है इसका ग्रंथ है। इसका ग्रंथ कौन सा है, तो इसका ग्रंथ का नाम भी आपको लिखना है। इस ग्रंथ का नाम है ईश्वर द ल, ईश्वर द ला, ईश्वर ये याद रखना, ईश्वर द ला, ईश्वर द ला लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी, एंदुए ए हिंदुस्तानी, ये विशेष महत्वपूर्ण है। साथियों कभी कभी पूछते हैं इस ग्रंथ है जो ईश्वर द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, तो इसमें एंदुए शब्द का अर्थ क्या है और हिंदुस्तानी शब्द का अर्थ क्या है, ये हम आगे चल के बात करें। एंदुई से हिंदवी बना, एंदुई से क्या बना है, इस शब्द से बना है हिंदवी, ये हिंदवी शब्द है। इस एंदुई शब्द फ्रांस का शब्द है और हिंदवी शब्द अब उनसे ग्रहण किया है। और इस हिंदुस्तानी को हमने क्या ग्रहण किया है, हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है, ये भी विशेष ध्यान रखना है। ये हिंदवी से हिंदवी निकला है, हिंदुस्तानी से हिंदुस्तानी भी। आगे हम चलकर इस पूरे ग्रंथ के बारे में बातें करेंगे, इसमें कितने कवि थे, कितने इसमें किस कवि को कैसा स्थान दिया है, तो ये आगे हम जाके बात करेंगे। उसके बाद में हम पर यहाँ दूसरा ये ग्रंथ, एक तो ये ग्रंथ है, दूसरा जो ग्रंथ है साथियों, ये दूसरा ग्रंथ कौन सा है, ये ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सेंगर कृत, शिव सिंह सेंगर ने भी लिखा है, शिव सिंह सेंगर, ये ध्यान रखना, शिव सिंह जो सेंगर है उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। इनके ग्रंथ का नाम क्या है, इनके ग्रंथ का नाम है, इनका ग्रंथ है, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने लिखा था शिव सिंह सरोज, ये मोस्ट ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का है, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह इनका नाम है और इसने पीछे लिखा है सरोज, याद रखना सरोज, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, ये शिव सिंह सरोज ये इनका ग्रंथ है। ये विशेष महत्वपूर्ण बात आपको भी ध्यान रखनी है। अब हम दूसरी पद्धति के बारे में बात करेंगे। ये शब्द, ये जो वर्णानुक्रम पद्धति है, इसमें मुख्यतः दो ही ग्रंथ लिखे गए हैं। एक तो आपको ये याद रखना है, गारसा द तासी का ग्रंथ है ईश्वर द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, और दूसरा जो ग्रंथ है ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर। साथियों शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ के बारे में चर्चा करें तो इस ग्रंथ को महाव्रत संग्रह भी कहा गया। आगे चल के हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। बहुत अच्छा ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, सॉरी शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। आगे हम चर्चा करेंगे साहित्य इतिहास लेखन की जो प्रविधियाँ हैं, उसमें हमने एक मुख्यतः प्रविधि की बात की है, वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति है, इस वर्णानुक्रम पद्धति में हमने बात की है दो ग्रंथों की। पहला ग्रंथ हमने लिखा है जो अभी बोर्ड पे,
तो उसमें पहला जो ग्रंथ है तो वो गारसा द तासी का है। साथियों, गारसा द तासी का नाम उल्लेखनीय है और गारसा द तासी ने एक ग्रंथ लिखा था इस्तुआर द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और दूसरा जो हमने ग्रंथ अध्ययन किया वो आपको अभी याद हो जाना चाहिए, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। याद रखना, शिव सिंह सेंगर नामक एक कवि है, उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। मुख्यतः ये दो ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में आते हैं। साथियों, अब हम दूसरी पद्धति की ओर चलते हैं। उस पद्धति का नाम है कालानुक्रम पद्धति। साथियों, दूसरी जो पद्धति आती है उस पद्धति का नाम क्या होता है कि कालानुक्रम पद्धति। कौन सी? दूसरी जो है वो है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति। साथियों, पहली जो वर्णानुक्रम थी, अब ये कालानुक्रम पद्धति है। तो कालानुक्रम पद्धति जो है, इस पद्धति में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो पहले जो हमने पढ़ी है वो है वर्णानुक्रम, उसमें वर्ण के अनुसार क्रम को रखा गया है। और इसमें क्या होता है, कालानुक्रम पद्धति में साथियों काल क्रम के अनुसार कालक्रम होता है। तो कालक्रम के अनुसार इसका दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि ये क्या है, कालक्रम के अनुसार कवियों ने इसका क्रम दिया है। कालक्रम के अनुसार इस पद्धति को अपनाया गया है। तो कालक्रम के अनुसार कौन कौन से इस पद्धति के अंदर कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, कौन कौन से कवि आते हैं जिन्होंने साहित्य इतिहास लिखा है। तो अब हम इसमें बात करेंगे कालक्रम के अनुसार। साथियों, कालक्रम के अनुसार में एक जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मनी के कवि जो है वो इसमें आते हैं, जिनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। आप सब वाकिफ हो इस नाम से, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर नामक एक ग्रंथ लिखा था, बहुत फेमस ग्रंथ था। और उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण 3 भाई थे, बंधु, जिसे मिस्र बंधु के नाम से जाना जाता है। 3 भाइयों ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मिस्र बंधु विनोद। साथियों, इन दोनों का जो कालक्रम के अनुसार जो आता है वो सब कालानुक्रम पद्धति के ग्रंथ होते हैं। मुख्यतः हमको ये चीज़ रखनी है कि मुख्य ग्रंथ कौन से आते हैं। बाकी तो ऐसे छोटे कई ग्रंथ होते हैं, उनमें से मुख्य जो ग्रंथ है वो हम आज अध्ययन करेंगे। कि इसमें से पहला जो है, ये ध्यान रखना, एक तो ग्रंथ आता है कौन सा, एक आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन कवि है, जॉर्ज ग्रियर्सन ये लेखक है। सबसे पहले रीति काव्य नाम देने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन थे। साथियों, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में कहते हैं कि ये इन्होंने हिंदी को भद्दी भाषा बोला था। तो गारसा द तासी और इनका जो संपर्क है हिंदी से काफ़ी रहा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करूं तो जॉर्ज ग्रियर्सन का एक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। आगे हम इन सभी ग्रंथों के ऊपर चर्चा भी करेंगे। इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। साहित्य, लिटरेचर, ये शब्द अंग्रेजी से मिला हुआ है, यानी ये अंग्रेजी में लिखा हुआ था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। और इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे जाके, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर लिखा है ग्रंथ, तो इस ग्रंथ में कौन सी पद्धति अपनाई गई। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कौन सी पद्धति अपनाई गई, तो इसमें कालानुक्रम पद्धति, यानी काल के अनुसार रखिए, इस सन में ये, इस सन में ये, इस प्रकार से कवियों ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो ये सब उसमें दर्शाया गया है। अब हम अगली कड़ी में बात करते हैं मिस्र बंधु भाई थे 3, श्याम बिहारी शुक्ल और शुक्ल बिहारी, श्याम शुक्ल और गणेश बिहारी, 3 भाई थे। इन तीनों का एक ग्रंथ आता है मिस्र बंधु। इन्हें मिस्र बंधु कहते हैं, मिस्र बंधु। तो मिस्र बंधु जो थे, मिस्र बंधुओं ने भी एक ग्रंथ लिखा था, मिस्र बंधु विनोद। इनका ग्रंथ कौन सा है,
मिश्र बंधु विनोद, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, ये ग्रंथ है। हमेशा इस ग्रंथ को पूछते हैं कि मिश्र बंधुओं ने कौन सा, तो मिश्र बंधु विनोद सीधा सा नाम है और सीधा अपन को याद करना है। अब हम जो आगे चलेंगे साथियों, ये हमने दो मुख्यतः वर्णानुक्रम और कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। तो कालानुक्रम पद्धति हमने देखी, इसमें दो ग्रंथ है, जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर और मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद, अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए अगर कि हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ पूछे, कभी भी एक बार पूछा हुआ है किसी परीक्षा में कि हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, तो हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास की बात करें तो ये है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। साथियों, ये जो ग्रियर्सन का है, इसको विशेष ध्यान रखना है। ये हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास है। पर वैज्ञानिक इतिहास तो है, इसके बारे में कहते हैं कि वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास ये ध्यान रखना, हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर को कहा जाता है। आगे इसके बारे में 5-6 जो मोस्ट प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट प्रश्न बनेंगे। अभी हमारी ये बात हो रही है कि पहले कालानुक्रम पद्धति, दूसरी पहले वर्णानुक्रम, दूसरी कालानुक्रम, तीसरी जॉर्ज ग्रियर्सन का ये कालानुक्रम के अनुसार। अब हमारी तीसरी जो पद्धति आती है, तो तीसरी पद्धति में विशेष ये बात ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी तीसरी पद्धति में कौन कौन सी पद्धति है, तो ये विशेष आपको ध्यान देना है कि हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास ही कालानुक्रम पद्धति का ग्रंथ है। अब हमारी तीसरी जो पद्धति आती है वो वेरी मोस्ट है, और वो इसलिए मोस्ट है क्योंकि अपन विशेष रूप से जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास विशेष पढ़ते हैं, तो उसमें ये बात आती है कि ये किस पद्धति में लिखा गया, तो ये विधेयवादी पद्धति में। तीसरा जो पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा, तीसरी बात यहाँ पे हमारी तीसरी पद्धति होगी, वो पद्धति होगी विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तीसरा है विधेयवादी पद्धति जो है इसमें कौन कौन सा ग्रंथ लिखा गया, ये ध्यान रखना है। विधेयवादी पद्धति है तो ये तीसरी है। अब विधेयवादी पद्धति में क्या है कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसका नाम था तेन, याद रखना, तेन के 3 तत्व। विधेयवादी पद्धति में क्या होता है कि 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से 3? एक तो होगा जाति, एक होगा वातावरण, एक होगा क्षण। 3 अगर जिसमें 3 चीजें पाई जाती है, तो जाति क्या है, वातावरण क्या है, क्षण क्या है, इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम ये बताएंगे कि विधेयवादी पद्धति में लिखा गया जो ग्रंथ है वो हमेशा रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम हमेशा पढ़ते हैं, तो ये विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। इसमें एक ही ग्रंथ लिखा गया है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन सा? रामचंद्र शुक्ल का, याद रखना, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ध्यान रखना। ये विधेयवादी पद्धति से लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हम इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और विधेयवादी के बाद चौथी जो पद्धति आती है, उस चौथी पद्धति का नाम है कौन सी? वैज्ञानिक पद्धति। साथियों, ये वैज्ञानिक पद्धति है, ये वैज्ञानिक पद्धति है। और इस पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति को ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सा ग्रंथ लिखे गए हैं, तो इनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें तो विधेयवादी जो पद्धति है, इस विधेयवादी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अध्ययन हुआ। और उसके बाद में जो वैज्ञानिक पद्धति आती है, इसमें हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया। साथियों, ये ध्यान रखना है कि इसमें इस पद्धति में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, साथियों ये याद रखना है कि इनका एक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पद्धति में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। इस पद्धति में ये ध्यान रखना है, ये शब्द है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया है। और अब हमने एक बात आपको इस पद्धति में बात बताई थी, ये बात आपको मैं वापस नोट कराऊंगा। ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सी बात मैं आपको बताने वाला था। अब इसमें देखो, इसके 3 तत्व कौन कौन से, ये तो 4 हमारी पद्धतियां होगी। कौन सी? पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है विधेयवादी पद्धति और चौथी है वैज्ञानिक पद्धति। तो इन जो पद्धतियों का हमने अध्ययन किया, इनमें से 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कौन सा ग्रंथ किस पद्धति में लिखा गया, तो हमने ये बात आपको बता दी। अब हमने जो एक बात यहाँ छोड़ी थी कि विधेयवादी पद्धति के 3 तत्व क्या है, तो साथियों विधेयवादी पद्धति के जनक, पहली बात आएगी कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है और उन्होंने कौन से 3 तत्व दिए। साथियों ये बात विशेष महत्वपूर्ण है लेखन, साहित्य, इतिहास लेखन की परंपरा प्रविधियों में से, कि हमने जो विधेयवादी पद्धति पढ़ी है, विधेयवादी पद्धति में 3 तत्वों की बात की है। 3 तत्वों की बात की है, तो उनमें से सबसे पहली जो पद्धति की विधेयवाद क्या है, विधेयवाद के जनक कौन है, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि विधेयवाद है, इस विधेयवाद के जनक, एक विधेयवाद चलता है, उस विधेयवाद का जनक आपको ये ध्यान रखना है, विधेयवाद का जनक कौन थे? जर्मनी ने ये ध्यान रखना, विधेयवाद के जनक कौन है, तो विधेयवाद के जनक फ्रांसीसी विद्वान तेन थे। ये ध्यान रखना है, जनक कौन है? फ्रांसीसी विद्वान तेन। फ्रांसीसी विद्वान बहुत माने गए विद्वान है, फ्रांसीसी विद्वान तेन माने गए। तेन नाम के एक फ्रांस के विद्वान थे, ये ध्यान रखना। तेन से याद रखना है 3 तत्व दिए थे। कौन कौन से तत्व दिए थे? तेन के 3 तत्व याद रखना, एक जाति, एक वातावरण और एक मैंने बताया क्षण। तो इस विधेयवाद के इस तेन के 3 तत्व, कितने? 3 तत्व। तेन के 3 तत्व में 3 तत्व दिए। साथियों कौन कौन से दिए? एक तो आपको लिखना है, एक लिखना है जाति। क्या लिखना है? जाति।
और दूसरा दिया वातावरण, दूसरा दिया वातावरण, और तीसरा जो दिया वो दिया जाति, वातावरण, क्षण। कौन सा दिया? क्षण। ये 3 तत्व दिए, जाति, वातावरण और क्षण। ये हमारे तेन महोदय जो फ्रांसीसी विद्वान थे उन्होंने दिए। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि विधेयवाद का मानना है कि किसी भी देश, विधेयवाद क्या है? तो विधेयवाद जो मानता है कि किसी भी देश का साहित्य तदयुगीन वातावरण के क्षण भर में प्रचलित होता है। साथियों, क्या होता है कि जो इतिहास लिखा जा रहा है तो किसी देश का साहित्य, वहाँ की वातावरण क्या है और उसके क्षण भर में प्रचलित क्या हो रहा है, और उस देश की सामाजिक क्या है, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या है, उस स्थिति के बारे में वहाँ के उसी समय यानी तत्युगीन साहित्य को सीधे सीधे प्रभावित करता है। ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीज़ें। तो विधेयवाद है, विधेयवाद ये कहता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है और धार्मिक स्थिति कैसी है। तो वहाँ जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्थिति है, उस स्थिति का साहित्य को सीधे सीधे किस प्रकार प्रभावित किया जा रहा है, तो वो साहित्य में तेन के सिद्धांत विधेयवाद कहलाता है। तो इसमें उस समय जो लिखे गए वातावरण के ऊपर या उसकी जाति क्या है, उसके साहित्य में क्या योगदान है, उसको किस प्रकार साहित्य को प्रभावित किया, तो ये तेन के 3 तत्व बताए गए हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा जो आपने कभी कहीं न कहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो नया ज्ञान है वो हम आपको बताएंगे कि हिंदी के पहले विधेयवादी इतिहासकार कौन है। हमने विधेयवादी के ऊपर चर्चा की। अब हिंदी है, अपने जो हिंदी है, हिंदी साहित्य लेखन के पर कई अध्यापक आपको अच्छी तरह पढ़ा रहे, कोई किस प्रकार पढ़ा रहे, पर अपन क्या है कि उसमें मोस्ट प्रश्न क्या है, उनकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि हिंदी के पहले विधेयवादी इतिहासकार कौन है। अगर किसी को है ध्यान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी के, अभी हमने एक मैंने विधेयवादी इतिहासकार की चर्चा की जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले विधेयवादी इतिहासकार माने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आप इसको वेरी वेरी मोस्ट करके लिखना है। जैसे ये देखो, ये वेरी वेरी मोस्ट में आप सिंबल बना के लिखना है, हिंदी के पहले विधेयवादी इतिहासकार। हिंदी के पहले विधेयवादी इतिहासकार, विधेयवादी इतिहासकार कौन है? इतिहासकार, हिंदी के पहले विधेयवादी इतिहासकार कौन है? कौन है? ये प्रश्न साथियों, इसका उत्तर एक ही निकलेगा। इसका उत्तर क्या आएगा, ये ध्यान रखना है। हिंदी के, ये नोट करना, आपके अपनी कॉपी में लिख लेना। ये प्रश्न आता है कि हिंदी के पहले विधेयवादी इतिहासकार कौन है, और ये प्रश्न कई बार आया भी हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट है। तो साथियों, हिंदी के पहले विधेयवादी इतिहासकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साथियों, ये आलोचक भी है और ये निबंधकार भी है। ये महान व्यक्ति है जिसकी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास चलती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखना, इस शुक्ल को न पढ़ा तो कभी कुछ नहीं पढ़ा आपने हिंदी साहित्य में। तो ये हिंदी साहित्य के पहले विधेयवादी इतिहासकार माने जाते हैं। साथियों, अब हम आपको दूसरा प्रश्न बताएंगे, वो भी वेरी वेरी मोस्ट है। अभी हमने आपको बता भी दिया है कि हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास। तो अभी मैंने पहले भी चर्चा की थी आपको। अब मैं आपको ये एक प्रश्न और ये दूसरा प्रश्न आपके सामने रखता हूँ कि हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? अब आप बता सकते हो हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास,
हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास, ये ध्यान रखना है, हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, इतिहास कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, आप बता ही दोगे, क्योंकि हमने एक बार चर्चा की थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसकी रचना है, ये ग्रंथ है हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना है। साथियों इसका उत्तर क्या होगा, आप अब तो बता दोगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक, इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसने लिखा था, ये आप इधर लिख सकते हो, ग्रियर्सन का ग्रंथ है, ग्रियर्सन। ये मुख्यतः हिंदी साहित्य में होता है। हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास है। अब आप मेरे को एक प्रश्न और मैं आपके सामने रखूंगा कि हिंदी का पहला शुद्ध वैज्ञानिक और व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है। तो साथियों यहाँ घबराने की बात नहीं है, यहाँ प्रश्न शुद्ध व्यवस्थित या शुद्ध वैज्ञानिक की बात की, आगे शुद्ध लग गया है। यहाँ हिंदी का पहला वैज्ञानिक अलग है, और हिंदी का पहला शुद्ध और व्यवस्थित विज्ञान अगर आ जाए तो यहाँ आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी का पहला शुद्ध वैज्ञानिक और व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। याद रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये क्या है, शुद्ध वैज्ञानिक और शुद्ध व्यवस्थित इतिहास है। तो ये प्रश्न आपको नोट डाउन करने हैं, ये आप एक बार लिख लेना, और उसके बाद में इस क्लास को आप क्या है कि आराम से देखते देखते आराम से अपने नोट्स बना लेना। ये ऐसे इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उनकी भी चर्चा करेंगे हमारे पास। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर अपने हिंदी साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाऊंगा मैं। मेरी ये आशा और उम्मीद भी है कि आप भी इस क्लास को पूरा देखें। पूरा देखने पर आपको समझ बैठेगी कि सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत कैसे हुई, किन किन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार हुई है। तो ये बातें आप ध्यान रखना। तो इतिहास में ये महत्वपूर्ण ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ की अभी बात की, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का पहला शुद्ध वैज्ञानिक, ये ध्यान रखना है। हिंदी का पहला शुद्ध, हिंदी का पहला शुद्ध ऑब्लिक, हिंदी का पहला शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास, शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी का पहला शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास। ध्यान रखना, शुद्ध आ जाए या व्यवस्थित आ जाए तो इतिहास कौन सा है, ये ध्यान रखना कौन सा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये आपका तीसरा प्रश्न था शायद, और इसका उत्तर है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा
इसका उत्तर अपन को लिखना है यहाँ पे। इसका उत्तर है हिंदी साहित्य का पहला शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ध्यान रखना है आपको। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो ग्रंथ है ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी का पहला शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास है। यह महत्वपूर्ण बात है। अब हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल के इस इतिहास की, तो हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो शुद्ध लिखाया है, तो अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास में जो हमने बातें लिखी है, तो हिंदी के पहले विधेयवादी इतिहास का रामचंद्र शुक्ल है और शुद्ध वैज्ञानिक लिखने वाले रामचंद्र शुक्ल है। हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न ये बनेगा, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, आप बताइए। हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ये ध्यान रखना, चौथा प्रश्न यहाँ लिख रहा हूँ। हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इतिहास ग्रंथ कौन सा है? कोई बता सकता है तो बता दे पहले ही, नहीं तो आपके सामने रहेगा हमारा उत्तर कौन सा है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ। ठीक है, 2 मिनट आपको 1 मिनट भी दे रहा हूँ आपको, आप लिख लेना। गारसा द तासी का कौन सा ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम अभी मैंने बताया, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया महत्वपूर्ण रचना है। कौन कौन सी बताइए जरा। तो साथियों उत्तर आ रहा है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है ईश्वर द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तान। जो पहले हमने बात की थी कौन सी, वर्णानुक्रम पद्धति में, हाँ, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। गारसा द तासी का है, लिखना, यहाँ लिखते हैं गारसा द तासी का कौन सा इनका ग्रंथ कौन सा है? इस्तवार, याद रखना, इस्तवार, ये अधस, इस्तवार द ला, याद रखना, द ला लिटरेचर का अर्थ फ्रेंच में लिटरेचर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लिटरेचर और हिंदी में कहते हैं साहित्य। तो इस्तवार द ला लिटरेचर, सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना है लिटरेचर, वापस लिखते हैं, ये ध्यान रखना है कौन सा है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, मैंने बोला ये फ्रेंच भाषा का है। तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये नाम आपने सुना होगा। गारसा द तासी का फ्रेंच भाषा में लिखा गया इतिहास हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। साथियों इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कौन कौन से ग्रंथ है और कौन कौन से ग्रंथों के बारे में आगे हम जरूर इसके ऊपर लिखेंगे। तो इन ग्रंथों के ऊपर आगे की क्लास है वो हम कल करेंगे, इसलिए आप सबसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार, आदाब, आप सभी का आशीर्वाद बना रहे।
ये हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियाँ हैं। अब हम आगे कल जो अध्ययन करेंगे तो वो कल जो भाषा है उस भाषा के ऊपर जो इसमें कौन कौन से, पहला ग्रंथ कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। जब तक आप हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।